आज हम एक टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है यूटिलिटी एनालिसिस। तो यूटिलिटी एनालिसिस इसमें हम ये देखने वाले हैं, मतलब जो यूटिलिटी होती है उसके फैक्ट्स को एनालाइज करने वाले हैं। हम इसमें हम ये देखेंगे कि जो यूटिलिटी है कहते किसे हैं, और हमारे जो इकोनॉमिस्ट रहे हैं उन्होंने यूटिलिटी को मेज़र करने के लिए हमें कौन कौन से टूल्स दिए हैं, आई मीन्स टेक्निक्स दिए हैं या फिर थ्योरीज दिए हैं हमें। तो इसमें हम सारा यूटिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यूटिलिटी को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि अगर हम बाज़ार जाते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, तो हम क्यों खरीदते हैं। तो सिंपल सी बात है कि हमें कोई ना कोई ज़रूरत होती है, इसीलिए हम कुछ ना कुछ खरीदते हैं। अगर हमें खाना कुछ खरीदना है या फूड आइटम्स कुछ खरीदनी है बाज़ार से, तो इसीलिए ख़रीदेंगे ना, क्योंकि हमें भूख लगी हुई है। तो अपनी भूख को शांत करने के लिए हम कुछ ना कुछ खरीदेंगे। तो इससे ये बात सामने आती है कि अगर हम कुछ खरीदते हैं तो क्यों खरीदते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, है ना, या अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, आप ये भी कह सकते हो। तो यहाँ पे फिर यूटिलिटी क्या हुई, चलिए देखते हैं। The want satisfying power of commodity or goods is called यूटिलिटी। तो क्या लिखा हमने यूटिलिटी का मीनिंग, द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी और ए गुड इज कॉल्ड यूटिलिटी। मतलब किसी भी चीज़ की वो क्षमता जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता रखती है उसे हम यूटिलिटी कहते हैं। मतलब किसी भी कमोडिटी मतलब है किसी भी चीज़ की या पदार्थ की, या किसी गुड्स मतलब सामान की वो पावर जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है उसे हम यूटिलिटी कहते हैं। अब जैसे कोई फूड स्टफ़ ख़रीदा हमने बाज़ार से, तो क्या उसकी यूटिलिटी हुई कि वो हमारी जो भूख है उसे शांत कर सकती है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, वांट सेटिस्फाइंग पावर किसी भी चीज़ की हो, चाहे जैसे सेब की है, वांट सेटिस्फाइंग पावर है कि वो एक तो खाने में टेस्टी होता है और दूसरा हमारी भूख को शांत करता है। तो किसी भी वस्तु की वो पावर जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करे या हमारी इच्छाओं की पूर्ति करे उसे हम यूटिलिटी कहते हैं। अब ये भी बात है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई चीज़ मैंने ख़रीदी है तो जो उसकी यूटिलिटी है वो मेरे लिए वो आपके लिए भी हो सकता है कि मुझे प्यास लगी है तो मेरे लिए जो पानी की यूटिलिटी है, मतलब पानी मेरी प्यास बुझा सकता है, तो वो मेरे लिए है। लेकिन हो सकता है आपको प्यास ना लगी हो और आपके लिए उस यूटिलिटी का कोई फ़ायदा ही नहीं है। हो सकता है आपके लिए वो यूटिलिटी उतनी नहीं है जितनी मेरे लिए होगी, क्योंकि मुझे प्यास लगी है, मुझे पता है कि पानी मुझे चाहिए। अगर आपको प्यास ही नहीं लगी है तो आपके लिए पानी की यूटिलिटी क्या होगी, कुछ भी नहीं। तो यही है कि हर एक वस्तु की यूटिलिटी होती है, हर एक गुड की यूटिलिटी होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो उसकी यूटिलिटी मेरे लिए है वही आपके लिए हो। ठीक है, तो क्या होगा, द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी और ए गुड इज़ कॉल्ड यूटिलिटी। तो अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि एक कंज्यूमर है, अब उसकी, जैसे कि हम मिडिल सोसाइटी के लोग हैं, तो हमारी भी जो इनकम है वो लिमिटेड ही होती है, और हम कैसे मतलब अपनी इनकम स्पेंड करें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। जैसे कि मेरे पास 20 रुपये हैं, मैं उस चीज़ को ख़रीदूँगी जिससे मेरी ज़रूरत भी अच्छे से पूरी हो जाए, सबसे ज़्यादा मुझे सेटिस्फेक्शन जिससे मिले। तो हमारे इकोनॉमिस्ट बताते हैं कि हम ऐसा 3 टेक्निक्स दी हैं हमें यूटिलिटी को मेज़र करने की, जिससे हम अपनी लिमिटेड इनकम को अपने गुड्स एंड सर्विसेज पे इस तरह खर्च कर सकते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं उनके बारे में भी। The economists
units have put 3 main theories in order to measure utility or to spend in one's limited income on different goods and services so that one can get maximum satisfaction। क्या लिखा है हमने कि हमारे जो इकोनॉमिस्ट रहे हैं उन्होंने हमें 3 मेन थ्योरीज दी हैं यूटिलिटी को मेज़र करने की, ठीक है, या फिर ऐसी 3 थ्योरीज है जो हमें बताती हैं कि कोई भी बंदा अपनी लिमिटेड इनकम को कई तरह के गुड्स एंड सर्विसेज पे किस तरह से खर्च करे कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, ठीक है। तो जो उन्होंने मेन 3 थ्योरीज दी हैं वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, theories of utility पहली जो थ्योरी आती है वो है हमारी कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। जो हमारी दूसरी थ्योरी है वो है हमारी ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, और या फिर हम इसे कहते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। और जो थर्ड थ्योरी है हमारी उसे हम कहते हैं रिवील्ड प्रेफरेंस एनालिसिस। तो हमारे पास 3 थ्योरीज है मेन। पहली है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, दूसरी है ऑर्डिनरी यूटिलिटी एनालिसिस या फिर हम इसे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी बोल सकते हैं, इसका एक अलग से चैप्टर आता है। एंड जो थर्ड है वो है हमारी रिवील्ड प्रेफरेंस एनालिसिस। तो जो पहली हमारी कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है इसमें ना मतलब नंबर्स दे रखे होते हैं, मतलब हम इसमें बताया गया कि जो हमें यूटिलिटी मिल रही है उसे हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं कि हमें इससे कितनी नंबर की यूटिलिटी मिल रही है, इतने इससे कितने की मिल रही है, या फिर जैसे कहते हैं ना कि पहली मतलब कोई यूनिट कंज्यूम करो तो हमें 5 यूनिट्स की मिल रही है, दूसरी करेंगे तो 4 की मिलेगी, ऐसे मतलब हम उसे नंबर में मेज़र कर सकते हैं यूटिलिटी को, ये बताते हैं। लेकिन जो ऑर्डिनल वाली है उसमें ये नहीं है। उसमें एक इकोनॉमिस्ट ने बोला था कि जो भी यूटिलिटी है उसे हम कभी नंबर में मेज़र नहीं कर सकते। मतलब जैसे कि आपको बहुत प्यास लगी है, आपने 1 गिलास पानी पिया, तो आप बता सकते हो आपको कितने नंबर की यूटिलिटी मिली है? नहीं बता सकते, उसे आप नंबरिंग थोड़ी ना दे सकते हो, है ना। तो वही सिंपल सी बात है, उसे आप नंबर में मेज़र नहीं कर सकते। तो इसलिए एक कंसेप्ट नया आया जो है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो मतलब और इसमें है रिवील्ड, थर्ड वाली में रिवील्ड प्रेफरेंस एनालिसिस। इसमें बताया जाता है कि आप प्रेफरेंस किसे दे रहे हो पहले, है ना, प्रेफरेंस के हिसाब से इसमें हम यूटिलिटी को मेज़र करते हैं। तो ये हमारी जो 3 थ्योरीज हैं यूटिलिटी की, तो इसे हम आगे जो है सेपरेटली एक एक करके पढ़ेंगे। थैंक यू।